समझने की कोशिश करना। राज्य की उत्पत्ति, पॉलिटी कुछ नहीं है, बस राज्य के ही ऊपर है सब कुछ, समझते तो होंगे ही, राजनीतिक है पूरे, राजनीति। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना? तब तो आज पहुंचेंगे, अगर आज हम यहां पे हैं तो कैसे हैं, तभी तो लिंक बनेगा। तो वही लिंक बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो राज्य क्या है? राज्य, राज्य कुछ भी नहीं है, इसको हम संगठन कह सकते हैं, कुछ लोगों का व्यवस्था कह सकते हैं। समझ में आ जाएंगी चीजें, एक बार इन शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, बार बार होने वाला है प्रयोग, ठीक है? संगठन होता होगा किन्हीं लोगों का, व्यवस्था होती है, उसी को राज्य कहते हैं। अभी पता चलेगा कैसे। आप लोगों को पता है कि मनुष्य धरती पे आ चुका है, क्या? तो हमें कैसे पता है? इतिहास में देख चुके ना, हिस्ट्री में कैसे आया मनुष्य धरती पे, आ गया ना। स्टार्टिंग हो जाती है मनुष्य की आखेट युग से, जाओ पाषाण काल में। इसीलिए तो मैं बता रहा था कि सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आखेट युग, आखेट मतलब शिकार। क्या करता था मनुष्य जो है, अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए क्या करता था? शिकार करता था। तभी तो बचा रह पाएगा, कुछ होगा खाने को, तभी तो खा पाएगा बेचारा। शिकार करता था, या तो वो शिकार करता था या शिकार हो जाता था। समझ रहे हो ना? हम्म। तो शिकार करता था खाना के लिए। कहां कहां लिंक कर रहा है, सारी चीजें लिंक है। खाने के लिए। हम्म। और दूसरा, अस्तित्व किससे बचाएगा? अपनी रक्षा करेगा। किससे करेगा? जंगली जानवरों के से। यानी मैं वही बात कह रहा हूं, या तो वो शिकार करता था या शिकार हो जाता था। शिकार करने के लिए, शिकार हो जाने के लिए उसको जो है, शिकार ना हो इसके लिए वो क्या करता था? रक्षा करता था अपनी। खाने में वो कंदमूल फल खाता था, शिकार करके मांस मिल जाता था, मांस भी खा लेता था। तो ये चीजें थी आखेट युग में। आप लोगों को पता होगा कि सभी सभ्यताओं में, सभी सभ्यताएं जो प्राचीन वाली जितनी भी सभ्यताएं हैं, उन सभी सभ्यताओं में धर्म और ईश्वर, इन दोनों को किससे जोड़ा गया? स्टार्टिंग में प्रकृति से जोड़ा गया। ऋग्वेद में आ गए हम लोग, प्रकृति से जोड़ा गया। प्रकृति से जोड़ा गया ना। कैसे? जैसे सूर्य सबसे उनके लिए सुलझाना, ये सूर्य जो थे उनके लिए प्रकाश उपलब्ध करा दिया, उनके जीवन को बहुत ज्यादा ये सूर्य बचाए रखते थे जीवन को। दिन में उसे उजाला उजाला मिल जाता था, प्रकाश मिल जाता था, जंगली जानवरों से रक्षा हो जाती थी, तो उसने इसको देवता मान लिया, ये सूर्य देवता है। फिर आग को देवता मान लिया। आग जो है बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध हुई। अब तो वो दिन में भी और रात में भी अपने आप को सुरक्षित रख सकता था। जो मांस था उसको पका के खा सकता था, ठीक है। वर्षा, उत्पादन होने के लिए, कुछ उत्पादित होने के लिए, कुछ फसल वसल होने के लिए, इसको भी उसने दे। तो इन सबको उसने, प्रकृति के जो अवयव हैं, ये सारे अवयव हैं ना प्रकृति के तत्व, इन सभी को उसने जो है देवता बना दिया, दैवीकरण कर दिया। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। जो मानव है, निवास कहां कर रहा है? वो कर रहा है जंगलों में निवास, जंगल में निवास कर रहा है। और जंगल में दोनों लोग हैं, नर भी है और नारी भी है। अभी मानव अकेला था, अकेला मतलब अकेला रह रहा है अभी, ठीक है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। नर और नारी रह रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में आपस में कभी आगे चलकर कुछ कालांतर में, जैसे कह सकते हैं कालांतर, कालांतर शब्द पता है ना? हाँ, आगे चलकर इनमें क्या है, संबंध स्थापित हुए होंगे आपस में, और यहां से एक नई संतति को जन्म मिला, नई संतति, ठीक है। अब 3 लोग हो गए। लेकिन क्या होता है ना, शुरुआत में जो नर था उसने
मतलब जो है नई संतति, फिर उसको कोई मतलब नहीं रहता था, वो जो है निकल जाता है, दूसरी जगह पे चला जाता, फिर कहीं और चला जाएगा, उसको वो एक जगह रुकता नहीं था। लेकिन क्या है कि नारी जो है वो उससे तो जुड़ी ही रहेगी। वो जैसे आपने जानवरों को देखा है ना, जानवरों को उसके जो बच्चे होते हैं वो उसको कहीं छोड़ती है? जब तक कि बच्चे बड़े नहीं हो जाते कुछ करने के लिए, चलवल ना ले, तब तक नहीं छोड़ती ना। तो इसका, नारी का और नई संतति का तो जुड़ाव रहा ही है ना, ये तो जुड़े ही रहे आपस में, कितने भी कम समय के लिए जुड़े हों, लेकिन जुड़े रहे ना शुरुआती जो लोग थे। तो ये जब जुड़े रहे तो आपको पता होगा कि जब नारी है और बच्चा है, संतति है, बच्चा मैं लिख दूं यहाँ पे, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये दोनों आपस में हैं, तो ये अकेलापन महसूस नहीं कर रहे। अब ये जो है ना महाशय नर, ये दूर से देख रहे हैं कि यार सही तो है, मैं साथ में रह लूं तो ना, तो हम लोग भी आपस में रह सकते हैं, है ना, और कहीं ना कहीं हमें जो है रक्षा भी होती रहेगी। अगर मैं सामान लेने चला जाऊंगा, कुछ सामान का मतलब शिकार, अगर मैं शिकार करने चला जाऊंगा तो घर में, यानी एक जगह पे जो चीजें मैं आज लाया हूं, तो उनको कोई चुरा नहीं पाएगा, कोई ले नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये लोग उसकी रक्षा करते रहेंगे। इसके मन में ऐसा भाव आया। तो अब ये तीनों लोग साथ में रहने लगे, नर, नारी और बच्चा। क्लियर? क्लियर है? और इन्हीं को मिलाकर अस्तित्व में आ गया पहली इकाई, जिसे कहते हैं परिवार। परिवार। अब परिवार अगर आ गया तो इसका मतलब जीवन जो है अब अधिक सुरक्षित हो गया ना, अधिक सुरक्षित हो गया। पहले अकेले की अपेक्षा, अकेले जा रहे हैं, पीछे नहीं देखा, कोई मार गया। अब पीछे क्या, पीछे देखने के लिए इन लोगों ने बता दिया, देखो भागो यहां से, ये करो वो करो, जो भी है ना, उस चीज को वहां महसूस करने की कोशिश करो, है ना। तो जीवन अधिक सुरक्षित हो जाएगा ना पहले की तुलना में। और खाद्य संग्रहण भी हो जाएगा, अगर मैं कुछ लाया हूं तो वो रख दिया, तो ये लोग उसकी रक्षा भी करते रहेंगे, फिर दूसरा कहीं चला जाएगा तो नारी घर में अकेली है, बच्चा, ये दोनों देखते रहेंगे। क्लियर? तो राज्य की जो सबसे छोटी इकाई है वो है परिवार, और ये आ चुकी है अस्तित्व में। राज्य की सबसे छोटी इकाई अस्तित्व में आ गई है, जो कि है परिवार। क्लियर? फिर क्या होता है, खाद्य संग्रहण ये लोग करते हैं और रहते भी हैं, निवास करते हैं। मैं खाद्य संग्रहण हटा के निवास ले लूं, निवास। इनका निवास कहाँ होने लगा शुरू में? ये पहले शुरू में रहते थे गुफाओं में, गुफा से फिर झोपड़ी में आए, मिट्टी के फिर इन्होंने घर बनाए, फिर पत्थर के बनाए, जो भी है, फिर इन सब चीजों में ये लोग रहने लगे। अब ये लोग धीरे धीरे जब मैच्योर हुए एक तरह से, तो ये लोग सामान लाते थे। अब तो आग भी आ चुकी है, तो अब मांस को रख भी देते थे, है ना, अगले दिन के लिए। तो ये मांस को यहाँ पे इन्हीं झोपड़ियों में रख देते थे। तो इनको डर होता था, क्यों? क्योंकि कुछ एक, हर एक समाज में ऐसे कुछ लोग होते ही हैं जो कुछ नहीं करना चाहते, और कुछ नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी उन्हें सब कुछ मिल जाए। तो ये लोग इसी ताक में रहते थे कि यहाँ यहाँ ये जो इसने जमा कर दिया है ना खाना, उस टाइम पे जो सबसे बड़ी इकाई थी वो थी यही शिकार, मतलब धन के रूप में, एक तरह से धन ही था ये शिकार, क्योंकि इसके बदले में वो दूसरी चीजें ले लेते थे ना, वस्तु विनिमय। इसके बदले में उनके पास अगर जैसे मान लो यहाँ पे अनाज रखा है, गेहूं रखा है, तो चावल नहीं है, तो उन्होंने गेहूं दे दिया, चावल ले लिए। तो धन यही है ना उस समय। तो कुछ लोग ऐसे होते थे जो इसी ताक में रहते थे, कब ये खा ले और हम यहाँ से चुरा लें चीजें, है ना। तो चोरी का डर लगता था। और दूसरा किससे डर लगता था? मनुष्यों से भी डर लगता था। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से डर लगता था। कोई ताकतवर आया, उसने कहा यार ऐसा करते हैं, इसका चुरा लेते, इसको मार देते हैं। तो दो चीजों का डर हो गया, एक तो उसको चोरी का हो गया, और दूसरा मनुष्यों से डर हो गया, मनुष्यों को। तो इन दोनों से बचने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ी? शक्ति की जरूरत पड़ी, पड़ी ना, शक्ति की जरूरत पड़ेगी ना। ठीक है, शक्ति की जरूरत पड़ रही है। अब देखें आगे। अब यही जो परिवार है, अब कई एक परिवार मिल गए आपस में अपने आप को बचाने के लिए कि तुम्हारा भी सामान कोई चुरा लेता है, यार बहुत शक्तिशाली है, और तुम्हारा भी चुरा, हम लोग आपस में मिलके क्यों नहीं रहने लगते हैं? ठीक है, मिलके रहने लगे। तो परिवार और परिवार मिलके क्या बना दिया? वंश। गांव बनेगा ना, वंश, पहले 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 वंश आएगा, वंश आ गया, वंश का निर्माण हो गया, यानी दूसरी इकाई आ गई राज्य की। पहली परिवार थी, अब दूसरी वंश। फिर
कई एक वंश मिले होंगे आपस में, फिर कई एक वंश मिलकर जो है, अब ये ताकत, अब सोच लो, कई एक वंश मिल गए, वंश प्लस वंश प्लस वंश, कई एक वंश हो गए इकट्ठे, है ना। इसने क्या किया, किसी कमजोर वंश पे हमला कर दिया और उसका भी जो है चीजें हड़प ली, या उस राज्य में विस्तार कर लिया, उस क्षेत्र में विस्तार कर लिया। तो इनका फैलाव धीरे धीरे होता रहा। और ये अटैक किसके आधार पे कर रहे हैं, क्या है इनके पास, इनके पास क्या है, शक्ति है। जो शक्तिशाली, जो जितना शक्तिशाली होगा उतना ही उसका ज्यादा कब्जा होगा, है ना। ये जो वंश होते थे, इन्हीं के समूह क्या कहलाते थे, कबीले कहलाते थे। कई एक वंश को मिला के कबीले बनते। कबीला मैच वो लिंक करने की कोशिश करें आप लोग, है ना, हड़प्पा और उससे। हड़प्पा में भी थोड़ा, हड़प्पा से पहले कबीले मिलते हैं और उसके बाद वैदिक काल से, ऋग वैदिक काल से खासकर कबीले शक्ति पर आधारित। आप लोगों को पता होगा, आर्य आए थे ना, कबीलों के रूप में ही तो आए थे, और किसके दम पे जीता, शक्ति के दम पे तो जीता उन्होंने, विस्तार किया अपना। और घोड़े जैसे उनके पास तेज भागने वाले जानवर थे। तो कबीले यहां पे बन चुके हैं। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा यहां पे। तो क्या हुआ, अब जो बेचारे कुछ छोटे छोटे वंश भी हैं, वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, ये शक्तिशाली नहीं है, लेकिन इधर एक शक्तिशाली कबीला है, शक्तिशाली कबीला है। इन्होंने क्या किया, इनको कहा कि यार मेरी रक्षा कर दो तुम, बदले में तुम्हें जो कुछ चाहिए, कर चाहिए ना, थोड़ा बहुत जो भी हम बचा के रख रहे हैं हम वो दे दे रहे हैं तुमको। तो इनको क्या देने लगे, कर देने लगे। तो आपको यहाँ पे राज्य की उत्पत्ति शुरुआती चरण में मिल जाएगी, कि मैंने बताया ना राज्य की उत्पत्ति। तो राज्य की उत्पत्ति यहाँ पे हुई पहले। एक तो किसके आधार पे, राज्य किसके दम पे बन रहा है, शक्ति के दम पे, ठीक है, शक्ति पर आधारित लिख दो, शक्ति पर आधारित राज्य, राज्य का निर्माण, ठीक है। क्यों बनाया होगा, या तो इन्होंने भयभीत किया होगा, चलो दो, कर दो नहीं तो तुम्हें जो मार डालेंगे हम, डराया धमकाया होगा, अधीनता स्वीकार करा ली होगी, मतलब तुम जो है मुझ में मिल जाओ, हम तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे, ठीक है। और क्या किया होगा, इन्होंने कहा होगा नहीं मनोगे, तो इन्होंने इनको दंड भी देने लगे होंगे, मारा पीटा होगा इनको, तब इन्होंने अधीनता स्वीकार करनी, कर देने लगे। तो राज्य आपको मिल गया, और ये राज शक्ति के आधार पर राज्य बना सबसे पहला। और कौन चलाते थे इनको, शक्तिशाली कबीले शुरुआत में, ओके। अच्छा, यही दूसरा भी विकास एक राज्य का माना जाता है, कि जैसे परिवार था, परिवार में क्या है कि एक बड़ा जो मुखिया होगा, कई एक परिवार, वंश मान लो, वंश मान लो, कई एक परिवार मिल गए, तो उसमें जो सबसे बड़ा है जो मुखिया, वो परिवार का हेड हो जाता था, वही चलाता था, उस पूरे परिवार को वही चला लेता था। तो कहीं ना कहीं ये राज्य ही तो है एक तरह से, राज्य का मतलब संगठन ना, संगठन है ये, और चला भी रहा है सारी चीजों को। तो यहाँ पे एक मुखिया आया, और ये इसमें कोई दम अम नहीं थी, शक्ति के आधार पे नहीं था, मतलब दम नहीं थी कहने का मतलब, शक्ति पे आधारित नहीं था। तो इसको कह देते हैं प्राकृतिक राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, मतलब ये नेचुरली, मुखिया है, बड़ा है, सम्मान किया उसका, चलो ठीक है तुम जो कहोगे हम वही करेंगे, तो ये प्राकृतिक सिद्धांत। तो यहाँ पे दो सिद्धांत हमें राज्य की उत्पत्ति के दो सिद्धांत मिलते हैं। पहला है शक्ति पर आधारित, दूसरा है प्राकृतिक सिद्धांत, ठीक है, नैसर्गिक भी कहते हैं, प्राकृतिक सिद्धांत। क्लियर, देखो, परिवार था, परिवार से फिर क्या बना, परिवार से आगे कुल या वंश बने, इसी को वंश भी कहते हैं। फिर कबीले, कई एक वंशों को मिलाकर कबीले, कबीलों को मिलाकर राज्य बनेगा, और राज्य से मिलाकर साम्राज्य बनेगा। और ये साम्राज्य आप लोग मुगल साम्राज्य, है ना, और मगध साम्राज्य देखेंगे हम लोग, हाल में ही मगध साम्राज्य देखेंगे, तो साम्राज्य बने वहां पे बहुत बड़े, समझ रहे हो, परिवार को मिलाकर कुल बनता है, और कुलों को मिलाकर कबीला बनता है। और इन कबीलों में जो हेड होता था, आप लोग उससे जोड़ लो ऋग्वैदिक से, सारी चीजें वही, सिंपल सी चीजें हैं। अब आगे बढ़े, ये सारी जो उत्पत्ति हुई कौन से युग की है, ये है आखेट युग की। अब आखेट युग में ही तो नहीं रहेगा मनुष्य, अब मनुष्य आगे बढ़ा और पहुंचा पशुपालन युग में। अब वो पशु पालने लगा। पहले आखेट युग में जो उसका धन होता था वो क्या होता था, मांस, अनाज, खाद्यान्न, एक तरह से कहते हैं खाद्यान्न धन होता है। पशुपालन युग में पशु क्या हो जाएंगे, धन हो जाएंगे। अब धन की इकाई क्या है, धन की इकाई जो है वो है पशु। अब किसकी रक्षा चाहिए उसको, पशु की। क्लियर है ना, ओके। अब इनकी रक्षा उसको करनी है, पशुओं की।
दूसरे लोगों से कोई चुरा ना ले, जैसे गाय है ना, गाय चुरा लेते थे ना ऋग्वेद में, वैदिक काल में। क्लियर? हम्म। तो पशुपालन युग की क्या थी कि ये जो पशु पालते थे, अब एक जगह चारागाह है, वहां पे चारा लगा हुआ है, तो इन्होंने खाया, यहाँ चारा खत्म हो गया, फिर ये आगे बढ़ गए, यहाँ खाया, फिर ऐसे आगे आगे बढ़ते, इधर से मान लो दूसरे कोई लोग आ रहे, तो ये लोग आपस में मिलते होंगे, एक दूसरे से क्या हुआ, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, इन्होंने अपनी चीजें इन लोगों को दी, व्यापार, जैसे व्यापार तो ऐसे ही शुरू हुआ था ना, व्यापार तो ऐसे ही शुरू हुआ था। गोमंतु किस्म के थे, घूम रहे थे, आप दूसरे से मिले तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे पास ये चीज़ है तो तुम ऐसा करो, तुम मेरी चीज़ ले लो, अपनी मुझे दे दो, तो व्यापार शुरू हो गया था। और पहले जो है रुपए नहीं चलते थे ना, चीज़ें दे दे के अपनी चीज़ें उन्हें दे देते, उनकी चीज़ें अपने ले लेते, तो ये व्यापार की एक शुरुआत, जिसे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, सभ्यता का आदान प्रदान शुरू होने लगा। ठीक है। और इस काल तक आके धर्म भी मजबूत हो चुका था, धर्म भी जो है, धर्म का स्वरूप व्यापक हो चुका था, मतलब अब क्या है, प्रार्थना होने लगी थी, प्रार्थनाएं शुरू हो चुकी थी ना, आराधना होने लगी थी, तो इस तरह से। और कहीं ना कहीं भाषा भी शुरू हो चुकी थी, भाषा, लेकिन भाषा कैसी थी, सांकेतिक भाषा थी। कैसे सांकेतिक? जैसे मान लो सांप जा रहा है, और जब वो चल रहा है तो की आवाज आ रही है, सिस की आवाज आ रही है ऐसी, तो उन्होंने कहा ये सांप है, ऐसे करके, कोई भी, ये तो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसी भाषा, जैसे कौआ है, कौआ काव काव करता है तो उसका नाम कौआ रख दिया उन्होंने, काव काव पहले जो भी है, तो ऐसे सांकेतिक भाषा का विकास हुआ है स्टार्टिंग में, ये तो नेचुरल है। ठीक है। धीरे से आगे बढ़े जब हम, तो पहुंच जाएंगे अब कृषि युग में। कृषि युग अब प्रोमिनेंट क्या हो गए, कृषि, अब कृषि होने लगी। ठीक है। और पशु तो हैं ही ऑलरेडी, तो अब ये दोनों, कृषि का मतलब किस पे कृषि करोगे भाई, कृषि करोगे जमीन पे ना, स्थल पे, तो जमीन और पशु दोनों हो गए धन, यहां पर धन हो गए ना। अब किसी की कोई जमीन ना हड़प ले, किसी कोई पशु ना चुरा ले। क्लियर है? अब क्या हुआ कि ये जो जमीन है, मान लो इसकी अच्छी से सिंचाई हुई तो यहां से फसल होने लगी, फसल पैदावार होने लगी, तो फसल और पशु, जमीन, ये तीनों जो है एक तरह से धन के स्रोत हो गए। ठीक है। और इनकी रक्षा के लिए राज्य की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि अब क्या है, अब तो तुम स्थायी रहने लगे, पहले तो ये था कि अकेले थे, चले जाते थे कहीं दूसरी जगह पे, लेकिन अब तो तुम्हें कृषि करनी, जमीन तो छोड़ नहीं सकते हो, जमीन से तो लगाव होता है ना, जमीन कैसे छोड़ दोगे, तो जमीन नहीं छोड़ पाओगे, तो इसीलिए अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम ताकतवर नहीं हो तो तुम सीधी सी चीज है, किसी का सहारा लोगे, तो सहारा लिया तुमने राज्य का, राज्य का मतलब वही चीज है, किसी शक्तिशाली लोगों का तुमने जो है सहारा लिया कि मुझे जो है तुम बचाओ, हम तुम्हें बदले में, अब बदले में क्या देंगे, अब हमारे पास फसल है कर के रूप में, तो कर ले लो। ठीक है। स्थायी निवास है ना अब एक्चुअली उनका, और स्थायी निवास है तो कई एक लोग यहाँ पे बसने लगे होंगे, तो उस जगह का क्या है, विस्तार होने लगा, कई एक जमीन, अब बड़े, अब सोचो ना, अब विस्तार हो गया तो मतलब अब उसको क्या मिलेगा, थोड़ा बहुत तो कर मिलेगा नहीं ना राज्य को, अब तो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो राज्य ने भी तो अपना स्तर बढ़ाएगा। पहले एक लोग कबीला होता था, अब धीरे 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 आप लोगों ने जैसे देखा है ना, अधिकारी जो है, अब अधिकारी के साथ साथ वो अधिकारी रखने लगा, जो राजा है कर लेने के लिए अधिकारियों को रखने लगा, तो विस्तार होने लगा। ठीक है। स्थायी जीवन से क्या होता है, वही मैं बता रहा हूँ, स्थायी जीवन से मनुष्य कमजोर हो जाता है, एक जगह रहने से मनुष्य कमजोर कैसे, कि उसका तो जुड़ाव उससे, अब वो खेती देखे या लड़ाई करे यार, है ना, तो लठैतों को पकड़ो ना, जो लड़ाई करते हैं उनको पकड़ लो, उनको देते रहो और बदले में अपनी रक्षा कराते रहो, वही चीज है कुल। तो कृषि युग में आकर जो है, एक तरह से हम कहें कि कृषि युग में आप लोगों को क्या मिलने लगा, कर बड़े पैमाने पे मिलने लगा। कृषि युग में पूर्ण राज्य का अस्तित्व आया, पूर्ण राज्य मतलब एक राज्य का जो मैच्योर फॉर्म है वो यहां पे मिलने लगा, पूर्ण राज्य अस्तित्व में आया। अब राज्य यहाँ पे एकदम से मैच्योर हो चुका है, अपने जो है एकदम जो है यौवनावस्था में कह सकते हो उसको, आ चुका है। तो जो आखेट युग था, आखेट युग, और दूसरा कौन सा, पशुपालन युग, पशुपालन युग, इन दोनों में जो राज्य था उसकी स्थिति क्या थी, वो मतलब कह सकते कि राज्य के बीज थे, वो एक तरह से राज्य के बीज थे, और वो अंकुरित होकर अब पेड़ बन चुके हैं, किसमें, कृषि युग में आके वो पेड़ बन चुके हैं, यानी राज्य अब अपने यौवनावस्था में पूरे में आ चुका है। तो कृषि युग में कौन कौन से सिद्धांत आए राज्य के, आखेट युग और पशुपालन युग में हम देख चुके हैं, तो शक्ति पर आधारित राज्य और प्राकृतिक है।
तो यहाँ पे आके दैवीय सिद्धांत, आप लोगों ने दैवीय सिद्धांत अभी पढ़ा भी है, अभी पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको दोबारा से मैं एलैबोरेट करूं। शक्ति पर आधारित, शक्ति, दैवीय शक्ति पर, दैवीय शक्ति पर आधारित राज्य, मतलब जो राजा हैं अब वो देवता बना दिए गए ना, किनके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा। कहाँ कहाँ से लें? अच्छा ये पहले ही कहा है, ओके। दैवी शक्ति पर आधारित राज्य हो गया, राजाओं को देवता बना दिया गया ना। आप लोग लिंक कर लेंगे ना, और करना भी चाहिए इतना, अब बार बार फिर से रिवीजन कराओ वो चीज बताएं। क्लियर? तो कैसे हुआ कि कुछ लोगों ने, एक या दो लोगों को मिलकर समूह बनाया, उन्होंने, लोगों ने मिलकर समूह बनाया एक दो ने, और कुछ नियम बनाए कि ये करने चाहिए राज्य में, ये लोगों को, जो नियम का पालन कौन करेगा? लोग करेंगे ना, और लोग करेंगे नियम का पालन, बदले में क्या देंगे? राजा को कर देंगे। ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप लोग दिमाग में सोच सकते हैं कि हम नियम का पालन क्यों करेंगे? हम नहीं करेंगे तो ब्राह्मण बैठे हैं ना पालन कराने के, तुम नहीं करोगे तो वो तुम्हें श्राप दे देंगे। है कि नहीं भाई? वो तुम्हारे यहाँ वही तो प्रकृति की पूजा वही कराने ना, राजा को वही उन्होंने वैध ठहरा दिया ना। राजा जो है वो तो आप लोगों की रक्षा के लिए ही आया है, भगवान ने भेजा है उसको, राजा को। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये दैवीय शक्ति पर आधारित है, और इन दोनों के आपस में हित थे ही, राजा के ब्राह्मण, राजा ब्राह्मण से सदा हुआ था, ब्राह्मण जो है राजा से सदा हुआ था, तो इन दोनों के हित जो आपस में सदा हुआ था। क्लियर? तो नियम कानून, मतलब नियम कानून जो होंगे वही धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं बना दी इन्होंने, ये करो, ये नहीं करो, ये करना है मोक्ष के लिए, ये करना है, तो ये सारे धार्मिक नियम कानून की मान्यता, ये सारे दैवीय शक्ति के सिद्धांत में आए। यहां पे एक दूसरा सिद्धांत भी मिलता है इसी युग में, कृषि युग का दो सिद्धांत मिलते हैं, दो दोनों में मिलते हैं। इसमें जो दूसरा सिद्धांत मिलता है वो है संविदा पर, संविदा में कहूं, संविदा का सिद्धांत। संविदा समझते हो ना? कॉन्ट्रैक्ट। अरे आज भी आज जो है ना, राज्य जो पीएम बनते हैं कितने साल के लिए बनते हैं? 5 साल के लिए बनते हैं। 5 साल के लिए चुने जाते हैं ना, किसके द्वारा चुने जाते? हमारे यहाँ पे, हमारे लोगों के द्वारा। तो ये संविदा ही तो है एक तरह से कि 5 साल के लिए तुम्हें जो करना है वो कर लो, अच्छी चीजें करोगे तो दोबारा चुन देंगे 5 साल के लिए, 5 साल के लिए चुनेंगे। संविदा ही तो है, कॉन्ट्रैक्ट तो है, कॉन्ट्रैक्ट दिया मैंने, 5 साल के तुम्हें चुन रहे, अच्छे से काम कर दो। तो उसी का बदला हुआ रूप है। यहाँ पे हम देखते हैं भी तो क्लियर और हो जाएगी संविदा क्या है। तो संविदा के सिद्धांत में क्या है? हम्म क्या हुआ कि शुरुआत में राजा व्यापारियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता होगा कि तुम इतना इतना व्यापार करो, हम तुम्हें बदले में टैक्स से फ्री कर देंगे। राजा किसान के बीच में संविदा होता होगा कर के रूप में, तुम मुझे टैक्स दो, इतना टैक्स दो, इतना उपज होती तो इतनी टैक्स दो। तो कृषि युग में क्या हुआ, हम बता रहे आपसे, अब मतलब उसको जो है सिस्टमेटिक बता रहे। कुछ लोग जो राजा होते थे, उनके अधिकारी होते थे, कुछ लोग ये शेष लोगों की, जो शेष सभी हैं जितने भी बचे, उनमें कौन कौन है? एक तो मनुष्य हो गए शेष सभी, जानवर हो गए, फसल हो गई, है ना, फसल हो गई, इसके साथ ही साथ जो है मुद्राएं हो गई, धातु की मुद्राएं, जो भी चीजें हैं, अन्य, स्त्रियों की रक्षा हो गई। तो ये इन सब का ठेका किसने लिया? कुछ लोगों ने राज्य में, है ना। तो लोग या यूं कहें कि इन लोगों ने कहा कि तुम मेरी रक्षा करो, बदले में हम तुम्हें, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, अगर तुम मेरे साथ ये करो बदले में, तो बदला जैसी लग गया ना, बदले में तो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किस चीज का है? बदले में हम जमीन की जो उपज है उसका एक भाग, कोई भी भाग, एक चौथाई है, एक तिहाई है, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से, तो वो हम क्या देंगे तुमको? कर देंगे, जमीन के रूप में, जमीन के एक अंश के रूप में। तो ये 3-4 सिद्धांत हमारे सामने आए आखेट युग में, शक्ति पर आधारित, जो कि कबीले चलाते थे। और उसी के साथ साथ एक दूसरा सिद्धांत भी आ गया था जो प्राकृतिक था या नैसर्गिक था, जिसमें अपने आप राज्य आ गया था। कृषि युग में जाल के एक तो दैवीय शक्ति पर आधारित सिद्धांत बनता है, और आगे चलकर मुझे किस पे? संविदा। तो ये राज्य की उत्पत्ति है, एक तरह से राज्य का अस्तित्व कह सकते हैं, राज्य के रूप कह सकते हैं, रूप, फॉर्मेशन, ये राज्य के रूप है, स्वरूप है। क्लियर? राज्य देख लिया ना आपने कि राज्य कैसे बने, अस्तित्व में कैसे आए राज्य,
आज भी तो वही करते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं, बदले में वो लोग हमारी जो है रक्षा करते हैं, मौलिक अधिकार हैं, हमें ये सारी चीजें मिली, धीरे धीरे डेवलप हुई, एक सारे एक साथ ही नहीं डेवलप हो गई। क्लियर है यहाँ तक? सो गए हो? बाउंस हो गया सब कुछ? कुछ निकला तो नहीं ऊपर से? कुछ निकला तो नहीं ऊपर से? नहीं, ओके, दैट्स गुड। फॉर्मेशन था ये राज्यों की उत्पत्ति का, ये फॉर्मेशन कैसे राज्य बने अस्तित्व में, आज उन्हीं को धीरे धीरे डेवलप होते 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 आज की अवस्था में आ गए हम लोग, है ना? तो यही चीज है। अब चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आगे के टॉपिक पे इसी के साथ, और यही ये हम लोग लास्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे पे अगला पढ़ेंगे। ठीक है, राज्य बन चुका है, राज्य बन चुका, अस्तित्व में आ चुका राज्य। अब क्या हुआ, अब हम लोग राज्य के थोड़े तत्व पढ़ लेते हैं। राज्य के तत्व क्या है? राज्य के तत्व कहने का मतलब, राज्य अगर होगा तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, तब हम उसको राज्य कह सकते हैं, है ना? अच्छा, एक चीज और बता दूं, जो राज्य है ना, ये शब्द राज्य, ये पॉलिटी में या फिर इंटरनेशनल रिलेशन, एक वो होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये भी एक विषय है। तो इन दोनों में जो राज्य का अर्थ होता है ना, पॉलिटी में, मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूं, तो पॉलिटी में राज्य का अर्थ आप लोग राष्ट्र से समझिएगा। यहाँ पे राज्य का मतलब तमिलनाडु, तेलंगाना इस टाइप से नहीं है, केरल, उत्तर प्रदेश, ये राज्य नहीं है इसका मतलब। राज्य का मतलब राष्ट्र है, देश पूरा, उसमें राज्य आते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटी में अगर राज्य लिखा है, इसका मतलब राष्ट्र से है। मैं पहले ये जो है क्लियर कर दूं इस चीज को, जो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी, उसमें अगर राज्य हम बोलेंगे तो राज्य का मतलब राष्ट्र से है, नेशन से है, ना कि आप अपने उत्तर प्रदेश से समझ लो। हाँ, उसी राज्य का छोटा सा रूप उत्तर प्रदेश में है। क्लियर? ओके। तो राज्य जो है वो तुम्हारा, हाँ, राज्य जो है वो किसको पॉलिटी में इंडिकेट करता है? राष्ट्र को, इंडिया को पूरे अपने ऊपर लें तो। ये अगर आप जैसे बाहर किसी भी फॉरेनर से मिलेंगे, या फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, या उनके कभी वक्तव्य सुनते हैं ना रेडियो पे, तो वो स्टेट बोलते हैं ना। तो स्टेट का मतलब एक स्टेट की बात नहीं, वो पूरे देश की बात कर रहे हैं, कंट्री की बात कर रहे हैं, है ना? जैसे आप लोग यूएसए सुनते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना? तो स्टेट का मतलब क्या है वहां पे? देश है, अलग अलग कंट्रीज से रिलेटेड है। आगे चलेंगे, धीरे धीरे समझेंगे चीजों को। तो हम कह सकते हैं राज्य, राज्य के तत्व का मतलब राज्य होने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, राज्य होने के लिए, राज्य होने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए। ठीक है, लैंड, गवर्नमेंट, लोग। देखें, सबसे पहले हम विश्व के हिसाब से देखते हैं, वैश्विक परिदृश्य से लेते हैं। वैश्विक परिदृश्य क्या है, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, है ना? सारे पेन और पेपर नीचे रख दें, समझें। एक देश है, एक जगह का नाम है, या मैं कहूं एक क्षेत्र है, तिब्बत। तिब्बत सुना होगा, चाइना, तिब्बत। ये तिब्बत जो है, इस पर चीन दावा करता है, चाइना जो है वो दावा करता है कि, क्या दावा करता है कि ये मेरा हिस्सा है, चीन का हिस्सा है। और हालांकि चीन का अधिकार भी है इस पर, है ना? चीन का अधिकार है इस पर। लेकिन जो यहाँ के एक हेड थे, दलाई लामा हैं वो, मतलब दलाई लामा, यहाँ का जो लामा है, दामा नहीं है, दलाई लामा। जो दलाई लामा है, उनको हेड को दलाई लामा कहा जाता है ना। तो जो दलाई लामा है, इन्होंने इसको स्वतंत्र राष्ट्र बताया, ये अलग राष्ट्र है भैया, ये कोई चीन वीन का हिस्सा नहीं है, ये एक स्वतंत्र राष्ट्र है। और ये रहते कहाँ हैं दलाई लामा? ये अपने भारत में रहते हैं। भारत में कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है धर्मशाला।
धर्मशाला में रहते हैं इन्हों ये तो इंडिया आ गए हैं धर्मशाला। हाँ, अब आप देखें तो, अब आप लिखें मत, हमने कहा ना पेन और पेपर और हाथ भी नीचे रख लें प्लीज। अच्छा, हाथ बोला नहीं था इसलिए नहीं रखा होगा। स्वतंत्र राष्ट्र इन्होंने घोषित किया हुआ है। इनका मानना है सिर्फ दलाई लामा का ये स्वतंत्र राष्ट्र, लेकिन चाइना तो इसको जो है अपने देश का हिस्सा बताता है। ठीक है, और स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, और ये चीन की अधीनता स्वीकार नहीं करते कि ये चीन का हिस्सा नहीं, ये क्या है, एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तो आप बताओ मुझे, सरकार तो इनकी है, लेकिन क्या ये इनकी जमीन है? अब ये रह कहां रहे? इंडिया लैंड नहीं है इनके पास, रह कहां रहे हैं? भारत में आ रहे हैं ना। तो इसको हम लोग जो मतलब बाहर रह के सरकार बनाते हैं तो उसको निर्वासित सरकार कहते हैं। निर्वासित सरकार, इस शब्द को जरा पकड़िएगा, निर्वासित सरकार। तो क्या ये राज्य है? ये राष्ट्र है? ये राष्ट्र है क्या? इसको राष्ट्र कह सकते हैं? ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। फिलिस्तीन है और इजराइल है, इन दोनों के आपस में संघर्ष होते रहते हैं, युद्ध होते रहते हैं। ठीक है, और किसके लिए? राज्य के लिए, स्टेट का दर्जा प्राप्त करने, राष्ट्र के लिए युद्ध होते रहते हैं। और राष्ट्र का मतलब लैंड के लिए, जमीन के लिए तो युद्ध होता है ना इन दोनों के बीच में। तो क्या इसको हम राष्ट्र कह सकते हैं? या कहते हैं तो क्यों? या नहीं कहते हैं तो क्यों नहीं कहते? अभी आप लोगों के सामने ये सारी चीजें आएंगी ये राष्ट्र होने की, तो मैं अभी सिर्फ एग्जाम्पल्स बता रहा हूं। आपका जो है विश्व में जो चीजें हो रही हैं वो चीजों से पहले आपको थोड़ा सा अवगत करो। भारत की मैं स्थिति ले लूं, भारत की। भारत जो खालिस्तान है ना, खालिस्तान अलग मांग करते हैं कि मुझे अलग कर दिया जाए, अलग राज्य की मांग करते हैं, ये करते हैं ना। आप लोग आपने नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट देखे होंगे जैसे नागालैंड वगैरह, ये भी अलग राष्ट्र की मांग करते हैं कि मुझे अलग किया जाए, हम भारत के हिस्से नहीं, मेरी सभ्यता नहीं मिलती वगैरह वगैरह। राज्य के कुछ, जो भारत के कुछ समूह हैं राज्यों में, अलग अलग राज्यों में कुछ समूह हैं जैसे जनजातीय समूह है ना, इनको एक अलग से स्टेट का, एक अलग से इन्हें अधिकार दिए गए हैं। तो क्या ये राज्य हैं? अलग से अधिकार तो इन्हें मिले, इनके पास जमीन भी है, इनके पास लोग भी हैं, तो क्या इनको जो है इनको हम राष्ट्र कह देंगे? राष्ट्र कह देंगे? इनके पास तो लैंड भी है, पीपल भी हैं, और इनकी जो है शासन भी, एक तरह से मैं कह दूं, अधिकार भी है। तो इनको राष्ट्र तो तब भी नहीं कहते ना, ये तो उसके अंदर, स्टेट के अंदर के हिस्से हैं। तो कहने का मतलब, अभी जैसे मैं एक चीज उदाहरण दूं, अभी रिसेंटली उदाहरण दूं, रिसेंटली उदाहरण है रशिया का। रशिया ने यूक्रेन से वॉर करने से पहले दो दो जो वहां के क्षेत्र थे यूक्रेन के, एक तो जो था डोनेस्क, डोनेस्क, और दूसरा था लुहांस्क, डोनेस्क और लुहांस्क, इनको उसने स्वतंत्र राष्ट्र बता दिया कि ये दोनों स्वतंत्र राष्ट्र हैं। तो क्या ये स्वतंत्र राष्ट्र है वास्तव में? इनको तो अन्य देशों ने मान्यता दी है किसी और ने, ये तो सिर्फ रशिया ने दी है, तो क्या स्वतंत्र राष्ट्र हो गए? तो आखिर क्या ऐसी चीजें होती हैं जब हम स्वतंत्र राष्ट्र किसी को घोषित कर सकते हैं? कुछ तो पैमाना होना चाहिए ना उसका। तो पैमाना देखते हैं अब हम लोग कि आखिर किसी को राष्ट्र कहने के लिए, किसी को एक जो है राज्य कहने के लिए आखिर क्या क्या पैमाने हो सकते हैं, स्टैंडर्ड क्या हो सकते हैं, मानक क्या हो सकते हैं? तो देखते हैं। जो अनिवार्य तत्व है, तो सबसे पहला जो तत्व और सबसे इंपॉर्टेंट तत्व जो होता है वो होता है लैंड, जमीन होनी चाहिए सबसे पहले। तो हवा में नहीं रह पाएंगे, जमीन में। मध्यकाल में क्या था? मध्यकाल में जमीन का उपयोग किसके लिए होता था? जमीन का यूज होता था टैक्स के लिए। होता था कि नहीं? होता था, बिल्कुल। लेकिन अब क्या है? अब तो टैक्स हमें जमीन से नहीं, जमीन से मिलता है, लेकिन हमें इसके अलावा भी बहुत चीजों से टैक्स मिल जाता है। तो क्या जमीन का काम खत्म हो गया? नहीं। अब जमीन की जो भूमिका है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जमीन है ना, सीमा बनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, और राजनयिक सुरक्षा के लिए। राष्ट्रीय और राजनयिक ये दोनों दोनों अलग शब्द हैं।
राजनयिक सुरक्षा, जिसको हम लोग कहते हैं डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक। ठीक है, इन दोनों की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनयिक सुरक्षा, इन दोनों के लिए अब राष्ट्र की जो लैंड होती है उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, किसी से सीमा विवाद ना बने। सीमा हम लोग इसीलिए तो बनाते हैं, जो बॉर्डर बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं, ताकि हमारा जो बगल वाला देश है उससे विवाद ना हो जाए कि तुमने मेरी जमीन हड़प ली। जैसे भारत का ही ले लो, पीओके वाला रीजन जो है वो तो सीधे सीधे भारत का ही हिस्सा एक तरह से, लेकिन उसमें विवाद चलता रहता है ना। वो कहता नहीं, इसको जो पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए, जनमत संग्रह करा लेना चाहिए, वगैरह वगैरह कहता है ना। तो जमीन पे जो सीमा बनाई जाती है, आज उसका महत्व जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और राजनयिक सुरक्षा के लिए। तो सबसे पहला जो तत्व है किसी राष्ट्र के या राज्य के, जो अनिवार्य तत्व है राज्य होने के लिए, जो सबसे पहला चीज, तो पहले तो उस राज्य के पास जमीन होनी चाहिए। क्लियर। दूसरा जो है, दूसरा जो है, मैं थोड़ा और पेज बढ़ा लूं। दूसरा जो है वो है पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या। अब क्या होनी चाहिए उसके पास, जनसंख्या। और जनसंख्या ही नहीं है तो क्या करेगा राष्ट्र का, है ना। नहीं तो राज्य किसके, राज्य बना रहा ना, राज्य किसके लिए होगा, अगर जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य किसके लिए होगा, सीधी सी चीजें नहीं होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले परिवार बना था, फिर वंश बना था, तो ये सब जनसंख्या तो हो है। फिर क्या बना था, कबीला बना था, फिर राज्य बना था, राज्य का साम्राज्य बना। तो ये सब क्या है, ये सब जनसंख्या है। ठीक है, तो जनसंख्या। और दूसरी चीज, ये जो परिवार है ना, परिवार में कितने लोग हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं ना मिनिमम। 3 लोग मिलकर परिवार बनाते हैं। अगर परिवार में 3 लोग हैं तो ये भी राज्य है, ये भी एक राज्य है, स्टेट है ये। तो कह सकते हैं कि जो जनसंख्या होती है उसकी, मतलब संख्या के आधार पर राज्य नहीं बनता है। जनसंख्या के लिए संख्या की जरूरत नहीं होती है। जनसंख्या के लिए संख्या की जरूरत नहीं होती है, जनसंख्या होनी चाहिए। मैंने कहा ना, परिवार, परिवार एक राज्य है, स्टेट है। क्लियर है। तो जनसंख्या होनी चाहिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है संप्रभुता। संप्रभुता, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। एक्चुअली ये नया शब्द होगा ना आप लोगों के लिए, और नहीं भी होगा तो फिर भी देख लेते हैं और थोड़ा डिटेल में जान लेंगे। संप्रभुता, इंग्लिश में इसको कहते हैं सोवरेंटी। संप्रभुता का एक तो शब्द, इसका शब्दार्थ समझ लेते। संप्रभुता यानी प्रभु के समान, प्रभु के समान। लेकिन इसका इससे खुद प्रभु से रिलेटेड नहीं है, है ना। कह सकते हैं प्रभु के समान मतलब संपूर्ण, संपूर्ण कह सकते हैं। प्रभु के समान मतलब जो प्रभु के समान वो कंप्लीट है ना, अपने आप में पूरा है। ये राज्य का सबसे बड़ा तत्व है, राज्य होने के लिए सबसे बड़ा तत्व, सबसे बड़ा तत्व संप्रभुता। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई सरकार है, सरकार है तो वो क्या हो, स्वतंत्र सरकार हो, स्वतंत्र। उस पर किसी का कोई हस्तक्षेप ना हो। हस्तक्षेप किसमें हो सकता है, निर्णय वो अपने खुद के ले सके, किसी का कोई दबाव ना हो। प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए ना। किसी का कोई हस्तक्षेप ना हो। सिर्फ और सिर्फ किसका हस्तक्षेप हो सकता है, नागरिकों का हो सकता है, तभी तो लोकतंत्र बनेगा। आगे देखेंगे लोकतंत्र, नागरिकों का हस्तक्षेप हो सकता है। लेकिन और कोई बाहरी आके कोई दूसरा धमकारा, नहीं तुम ऐसा करो, तो वो संप्रभु नहीं है। फिर संप्रभु का मतलब खुद से जो निर्णय ले ले, अपनी सरकार है, मेरी सरकार, मैं खुद के निर्णय ले रहा हूं। क्लियर। जैसे भारत की अगर, जैसे आईएमएफ देख लेते हैं। आईएमएफ है, ये लोन देते हैं ना, वर्ल्ड बैंक है, ये लोन देते हैं। आईएमएफ मतलब इंडियन मॉनेटरी जो फंड है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो मौद्रिक कोष है, और जो वर्ल्ड बैंक है, ये लोन देते हैं, ऋण देते हैं। लेकिन जब ये ऋण देते हैं तो क्या करते हैं पता है, ये तो पहली बात तो उनको ऋण देंगे जो ऋण वापस कर सकें,
अब जो खुद ही डूब रहा है उसको कैसे ऋण दे देंगे? ऋण तो उसी को देंगे जो वापस लौटा सकें। और जब ये ऋण देते हैं तो कुछ पॉलिसीज में सिग्नेचर करा लेते हैं, कुछ साइन करा लेते हैं कि तुम ये नहीं करोगे, अगर ये करोगे तो तुम्हारा पैसा डूब सकता है, तो मुझे कैसे वापस मिलेगा, तुम ये नहीं करोगे। तो देखो, जब ये पॉलिसीज इसको बता रहा है कि तुम्हें ये करनी है, तो इसका मतलब क्या है? ये संप्रभु नहीं है। फिर है कहीं संप्रभु? निर्णय ले पाएगा कहीं? स्वतंत्र निर्णय का संप्रभु का मतलब क्या है? खुद से निर्णय ले ले, स्वतंत्र अपने, मेरे नहीं नहीं भैया मैं ये करूंगा, वो कहेगा नहीं तुम ये नहीं कर सकते, नहीं तुम्हें ऋण नहीं देंगे हम, तो संप्रभु नहीं। क्लियर? अच्छा, एक चीज देखते हैं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 टू 45, इसमें क्या हुआ था? इस विश्व युद्ध के बाद दो संस्थाएं बनी अलग अलग, आप लोग पढ़ेंगे। एक तो यूएसए के समर्थन में बनी थी, जिसे नाटो कहते हैं ना, नाटो, वो यहीं से निकली है। और एक रशिया के समर्थन में बनी थी, जिसको वर्षाए कहते हैं, वार्षा। ये दो अलग अलग ग्रुप बने। फिर उसके बाद जो देश हैं, लगभग लगभग जो आज देश हैं, वो लगभग पूरे विश्व में 200 के आसपास देश है, 198 के या 200 के आसपास देश है। तो देशों ने क्या किया? कुछ नाटो में इसमें गए, कुछ इसमें गए, कुछ इसमें गए, कुछ इसमें गए। भारत से पूछा गया तुम किस में जाना चाहते हो थर्ड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? अभी बताएंगे हम तुम्हें थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी हुआ है ना। आप पहले इस पे देख लें। भारत पे पूछा गया कि तुम किस में जाओगे, तो भारत ने कहा ना हम इसमें जाएंगे, ना हम इसमें जाएंगे। समझ रहे हो? यहाँ पे अगर जो ये शामिल हुए तो ये संप्रभु हैं क्या? ये नहीं है। लेकिन भारत ने क्या कहा कि ना हम इसमें जाएंगे, ना हम इसमें, मतलब हम अपना निर्णय खुद लेंगे। तो भारत ने एक अपना अलग संगठन बनाया, नॉन अलाइन मूवमेंट नाम, गुट निरपेक्ष जिसे कहते हैं, गुट निरपेक्ष, सुना है ना नाम, गुट निरपेक्ष। तो भारत ने कहा नहीं भैया, 96 में बना, 61 में बना था, 1961 में ये गुट निरपेक्ष। हालांकि इसके बीच जो है 50 से शुरू हो जाते हैं, 1950 से। मिस्र के राष्ट्रपति और एक दूसरे कहाँ के राष्ट्रपति थे, नाम याद नहीं आ रहा, देखो मुझे उनका। मिस्र के राष्ट्रपति हैं, और यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जो थे, मिस्र के जो राष्ट्रपति थे वो अब्दुल नासिर थे, और जो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे वो टीटो थे, टीटो। इन दोनों ने जो है मिलकर संगठन की नींव रखी थी, और वहीं से संगठन बन गया था गुट निरपेक्ष। तो भारत ने अपना निर्णय खुद लिया ना, तो भारत संप्रभु इन निर्णय थे, इसे संप्रभु राष्ट्र कह सकते हैं। तीसरा, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। आपको पता है कि भारत स्वतंत्र हो गया था 1947 में। किससे? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन ने भारत को ही नहीं, लगभग दुनिया के बहुत सारे हिस्से पे, बहुत सारे महाद्वीपों को अपना, महाद्वीपों में अपने उपनिवेश बनाए थे, यानी उन पर शासन किया था। तो जब ये राष्ट्र स्वतंत्र इसने किए, इसने जो है अपने जो शासन कर रहा था अलग अलग देशों पर, तो उनको स्वतंत्र किया। अलग अलग देशों, बहुत सारे देशों पर शासन किया, उनको स्वतंत्र किया। क्या लिख रहे हो? जैसा इंडिया ना तो भी यूएनओ में रशिया को सपोर्ट किया और ना यूक्रेन को। ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके पीछे कुछ रीजंस थे ना, उसके पीछे कुछ रीजंस थे, उसके पीछे रीजंस थे। खैर, नहीं, उसको हम संप्रभु नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ वो कह सकते हैं, क्योंकि उस पर कोई दबाव नहीं है, दबाव नहीं है। दबाव अगर होता कि तुम्हें नहीं नहीं एक की तरफ वोट ही करना है, तब फिर संप्रभु नहीं हो सकता था, है ना। तो इसको ले सकते हैं एज एग्जाम्पल। क्या हुआ कि ब्रिटेन ने जो, ब्रिटेन के जो अधीन जो रहे थे देश, जिनको उसने गुलाम बना रखा था, फिर उसको आज़ाद करना शुरू किया। तब फिर उसने, हाँ कह सकते, तो उसने क्या क्या किया कि जिन जिनको उसने गुलाम किया था उनको आज़ाद किया। जब उन देशों को आज़ाद किया तो उनके सामने एक विकल्प रखा, उनके सामने एक विकल्प रखा। वीडियो रुक रही है, अब थोड़ा एडजस्ट कर लो, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। उसने जो है जब आज़ाद हुए जो राष्ट्र, उनके सामने विकल्प रखा राष्ट्रमंडलों का, राष्ट्रमंडल जिसे कहते हैं कॉमनवेल्थ इंग्लिश में, कॉमनवेल्थ। उसने बनाया कि जो 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 अपनी मर्जी से चाहे, स्वैच्छिक है ये, जो मर्जी से चाहे इसमें राष्ट्रमंडल में शामिल हो सकता है, राष्ट्रमंडल। और ये राष्ट्रमंडल उन्हीं देशों का समूह है जिनको उसने
गुलाम बनाया सामान्यतः। ठीक है, तो इसमें जो है भारत भारत शामिल हुआ है इसमें, और भारत जो है स्वैच्छिक अपनी मर्जी से इसमें शामिल हुआ, किसी की मर्जी से नहीं हुआ है। ठीक है, राष्ट्रमंडल, आपको पता होगा कि राष्ट्रमंडल में जो हेड होता है ना, वो कौन होता है? तो वहां की जो रानी होती है, जो वहां की रानी होती है, जैसे साम्राज्ञी कहते हैं, वो वहां की हेड होती है, जो ब्रिटेन की है। तो अगर ये साम्राज्ञी है, तो उस टाइम पे जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे हमारे यहाँ पे, तो उस टाइम पे ये काफ़ी बात चली थी, इस बात पे विवाद हुआ था कि तुम्हें ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत तो एक संप्रभु और तुम किसी रानी के अंडर में जाओगे। तो उस टाइम पे ये बात उठी थी। लेकिन आप खुद सोचो, ये तो स्वैच्छिक है ना, मैं अपनी मर्जी से जा सकता हूँ। जैसे यूएसए है ना, अमेरिका, इस अमेरिका पे भी ब्रिटेन ने राज किया था, गुलाम बनाया था इसको, लेकिन अमेरिका इसका सदस्य नहीं है। यूएन राष्ट्रमंडल के देशों का सदस्य नहीं है वो, अमेरिका। और दो ऐसे राष्ट्र हैं, मैं दो ऐसे राष्ट्रों का नाम ले रहा हूं, रवांडा, एक रवांडा है, एक मोजाम्बिक है। ये मोजाम्बिक, इस पे ब्रिटेन ने राज नहीं किया था, लेकिन ये दोनों इसके सदस्य हैं, तो कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्या संप्रभु राष्ट्र है, तो क्या भारत कोई देश नहीं माना जाना चाहिए, राज्य नहीं है? ये निर्णय आप लोगों के ऊपर है, आप लोग खुद से इससे डिसीजन लीजिएगा। क्लियर? तो ये संप्रभु होना चाहिए, और इसके अलावा भी तत्व हैं बहुत कुछ जो होना चाहिए। एक तो इनका कोष होना चाहिए, अपना पैसे तो होना ही चाहिए ना, सेना होनी चाहिए इनके पास, दुर्ग होनी चाहिए इनके पास, कोष का मतलब वित्त। ठीक है, वित्त होने चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अनुदान पे चलते हैं, अनुदान दिए जाते तब वो अपना काम चला पाते हैं, बहुत से ऐसे देश हैं। तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए किसी देश, ये खैर सेकेंडरी जो है चीज़ें हैं। जो प्रोमिनेंट है, एक तो लैंड होना चाहिए, और लोग होने चाहिए वहाँ पे, और क्या होनी चाहिए,